सर्दियों का दिन था। तेज घनी बारिश हो रही थी। उस वक्त रात के करीबन 10 बज रहे थे। मैं ऑफिस से देर निकली थी। मैं बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी कि तभी मेरी नज़र बगल में खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह भी मेरी तरफ बस का ही इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर मैं उसकी दीवानी हो चुकी थी। वह दिखने में बेहद हैंडसम था। जब उसने मुझे देखा तो वह मुझे ही देखता रहा। हम दोनों की नज़रें एक दूसरे के साथ टकराई थी। उसे देखकर मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी और मैं अपने जज्बात भी खोने लगी थी। जब मैं उसे देखा तो उसे देखकर यही अंदाजा लग रहा था वह भी वही सब करना चाहता है। हम दोनों 15 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर वह लड़का मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया और धीरे से मेरे बदन को छूने लगा। उसके छूते ही मेरे अंदर के जज्बात उठने लगे थे और उन्हें काबू करना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। फिर वह कहने लगा कि मेरा बहुत मन हो रहा है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। फिर वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक जंगल में ले गया और वहां जाकर उसने पूरी रात जोश के साथ मेरी चीखें निकाल दी। यह बात उन दिनों की है जब तेज घनी बारिश हो रही थी। मैं ऑफिस से घर को जा रही थी। ऑफिस से मेरा घर 1 घंटे के सफ़र में था। मैं हर रोज़ ऑफिस अपनी कार से जाती थी, लेकिन आज मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आज मुझे बस से ऑफिस को जाना पड़ा। मैं बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में काम कर रही थी। एक दिन मुझे ऑफिस में काम करते हुए रात के करीबन 9:30 बज गए। उस दिन जब मैं ऑफिस के बस स्टैंड के लिए निकली तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात के इस वक्त कोई टैक्सी भी नहीं दिख रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से भीगती हुई पैदल चलते चलते एक बस स्टैंड तक पहुंची। बस स्टैंड पर पहुंचकर मैंने एक राहत भरी सांस ली, लेकिन वहां पर पहुंचकर मुझे कोई बस भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि रात के करीबन अब 10 बज चुके थे कि तभी अचानक कुछ गुंडे मेरी तरफ चलते हुए आ रहे थे। वो मुझे घूरते हुए कहने लगे कि मैडम कहाँ जाना है, बोलो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। बस स्टैंड पर कोई भी इंसान नहीं खड़ा था। मैं डर के मारे वहां से भागने लगी। वह भी दौड़ते हुए मेरे पीछे ही भाग रहे थे। मेरे माथे से पसीने भी छूटने लगे थे। आज मेरी मदद करने के लिए कोई भी रास्ते पर इंसान मौजूद नहीं था। मैं अपने आप को बचाते हुए भागती हुई एक जंगल की तरफ दौड़ गई। उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मैं छुप कर बैठ गई थी और मेरी सांसें भी जोरों से तेज हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत तेज भाग कर आई थी। मैं उन गुंडों को पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। आपस में वह लोग बातें कर रहे थे कि इतना बढ़िया माल आज हम हाथ से नहीं जाने देंगे। हमें कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना है। मेरी आंखों से बस आंसू ही बहे जा रहे थे। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि मेरी आवाज़ वह लोग सुन ना पाए। मैं मन ही मन अपने भगवान को याद कर रही थी कि वह आज मेरी मदद कर दे, लेकिन शायद यह मेरी बदकिस्मती थी कि जब मैं वापस उन गुंडों को देखने के लिए खड़ी हुई तो वह मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने मुड़कर देखा तो उन गुंडों को देखकर मैं चौंक गई। वह मुझे कहने लगे, मैडम जी और कितना भगाना चाहती हो, देखो आपको हमने पकड़ लिया। मैं उन गुंडों के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा कि तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले सकते हो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन उन गुंडों की नीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वह मुझे ऊपर से लेकर पैरों तक खूब गौर से घूर रहे थे। मैं गुंडों की नीयत अच्छे से समझ रही थी। बारिश में भीग जाने की वजह से मैंने जो कपड़े पहने थे वह पूरे गीले हुए थे, जिसकी वजह से मेरा अंग साफ दिखाई दे रहा था। मैं अपने आप को बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि तभी उन गुंडों ने मेरे जिस्म से दुपट्टा खींचकर ज़मीन पर फेंक दिया और फिर आगे बढ़कर मेरे साथ जो करने लगे थे कि तभी अचानक पीछे से उन्हें किसी ने आकर दबोच लिया। मैंने जब देखा तो एक हट्टा कट्टा लड़का उनके पीछे आकर खड़ा था। वह कहने लगा कि लड़की को जाने दो, लेकिन वह गुंडे लोग कहने लगे, क्या रे, ये तेरी कुछ लगती है क्या? ये सुनते ही वह लड़का कहने लगा, मेरी तो कुछ नहीं लगती, लेकिन वह किसी की बेटी जरूर है। वह लड़का अकेला खड़ा था और गुंडे ज़्यादा थे। इसी वजह से वह गुंडे उस लड़के को डराने लगे कि तू यहाँ से चुप करके चला जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। मैं ये देखकर बस चुपचाप रो रही थी और अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उन गुंडों में से एक लड़के ने मेरा हाथ कस के पकड़ के रखा हुआ था। फिर उस लड़के ने उस गुंडे से मुझे छुड़ाने की पूरी कोशिश की और उन्हें किसी हीरो की तरह मारने लगा, लेकिन वो गुंडे भी ज़्यादा थे और उस पर भारी पड़ने लगे।
कि तभी मैंने अचानक पेड़ के बगल में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके गुंडे के पांव पर फेंक दिया। वह लड़का भी इस गुंडों को अच्छे से मार रहा था। फिर वह गुंडे भी डर के मारे वहां से दौड़कर भाग गए थे। मेरे दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। मेरे माथे से पूरा पसीना बह रहा था। आज मेरे सर पर क्या क़यामत टूट पड़ी थी वह मैं ही जानती थी। मैं चुपचाप सहमी हुई वह पेड़ के बगल में खड़ी थी। तभी वह लड़का जो मेरी जान बचाने आया था उसने दुपट्टा उठाकर मुझे दिया और कहने लगा, आप ठीक तो हैं ना? यह सुनकर मैं उसे चुपचाप हाँ में जवाब दिया और मन में सोचने लगी कि आज अगर यह लड़का यहाँ ना होता तो शायद वह गुंडे मेरे साथ आज गलत कर चुके होते। मैंने हाथ जोड़कर उस लड़के का धन्यवाद किया। फिर वह लड़का मुझसे पूछने लगा कि आप एक बात तो बताएं कि आप इतनी रात को अकेली सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हैं। मैंने उसे बताया कि मैं ऑफिस से लेट निकली थी और बस से घर जाने ही वाली थी, लेकिन बस स्टैंड पर अभी तक कोई बस भी नहीं आई थी कि तभी ये गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और मैं उनसे भागती हुई इस जंगल में आ गई। ये सुनकर वह लड़का मुझे कहने लगा कि आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह इलाका जंगल की तरफ पड़ता है और यहाँ अक्सर पीने खाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा घूमते फिरते हैं। इस बात पर मैं उस लड़के से कहा कि मैं आइंदा इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा। उस लड़के ने अपना नाम ऋतिक बताया था। फिर ऋतिक ने मेरा नाम भी पूछा तो मैंने उसे अपना नाम सुहाना बताया। फिर हम दोनों की दोस्ती अच्छे से हो गई। फिर ऋतिक के साथ मैं चलते हुए जंगल के बाहर आ गई। जब मैं फिर से बस स्टैंड पर पहुंची तो देखा कि अभी तक बस कोई भी वहां पर नहीं आई थी। वह मुझे कहने लगा कि शायद आखिरी बस कब की जा चुकी है। यह सुनते ही मैं और ज़्यादा परेशान होने लगी थी। मैंने कहा कि आज अगर मेरी गाड़ी खराब न होती तो मैं कब का अपने घर जा चुकी होती। मैं वही बस स्टैंड पर अपने माथे पर हाथ रखे बैठी परेशान हो रही थी कि तभी अचानक ऋतिक भी वहां से कहीं गायब हो गया। मैंने जोरों से आवाज़ देने लगी। मुझे लगा कि शायद वह मुझे छोड़कर कब का जा चुका है। ऐसे ही उसने मेरी इतनी बड़ी मदद की थी उसे गुंडे से बचाकर। यही सब मैं बैठकर सोच ही रही थी कि तभी अचानक मुझे अपनी दाहिने तरफ से किसी की बाइक के हॉर्न की आवाज़ जोरों से सुनाई देने लगी। जब मैंने पलट कर देखा तो वहां पर सामने ऋतिक बाइक पर बैठा था। ऋतिक मुझे कहने लगा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो। यह सुनते मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ऋतिक को मैं बेशक नहीं जानती थी, लेकिन आज उसने मेरी इतनी बड़ी मदद की थी। इसी भरोसे मैं उसकी बाइक पर जाकर बैठ गई। मेरे कपड़े गीले होने की वजह से ऋतिक ने मुझे अपनी जैकेट उतार कर दी मुझे पहनने के लिए। मुझे ऋतिक से थोड़ी हमदर्दी भी होने लगी थी। ऋतिक की बाइक थोड़ी ऊंची वाली थी जिस पर बैठते ही मैं उसके ऊपर गिरने लगती। वह मुझे कहता कि अगर तुम चाहो तो मुझे पकड़ कर बैठ सकती हो, लेकिन मुझे उसे पकड़ने में थोड़ी शर्म आ रही थी। फिर मैंने धीरे अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे अच्छे से पकड़ लिया। ऋतिक को पकड़ते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। ऋतिक से मुझे कहीं ना कहीं एक दिल का कनेक्शन नजर आ रहा था। आज पहली बार किसी लड़के को लेकर मेरे दिल में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर रास्ते में मैंने ऋतिक से उसके कामकाज का पूछा तो वो मुझे कहने लगा कि उसका खुद का एक गोल्ड का बिजनेस है और उसे भी कुछ काम से देरी हो गई थी, जिसकी वजह से वह इस रास्ते से गुजर रहा था और उसे मेरे चीखने की आवाज़ें भी आ रही थी। वह मुझे कहने लगा कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि शायद कोई लड़की मुसीबत में हो। यह सुनते ही वह अपनी बाइक को साइड लगाकर उस जंगल में चलाया। मैं अपने मन में सोचने लगी कि ऋतिक बिना किसी की परवाह किए अकेला उस जंगल में चला आया और अगर आज ऋतिक ना होता मैं कब की ख़त्म भी हो चुकी होती। मेरे दिल में ऋतिक के लिए अब हल्की सी फीलिंग बढ़ने लगी थी। फिर यूं ही बात करते करते ऋतिक मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया और जाने के वक्त मुझे कहने लगा, अब हम कब मिलेंगे। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई और मैंने कहा कि जब आप चाहो। ये कहते ही हम दोनों फिर से खूब जोरों से हंसने लगे। हम दोनों ने उस दिन एक दूसरे को अपना नंबर भी एक्सचेंज कर दिया था। ऋतिक को बाय बोलने के बाद मैं सीधा घर के अंदर दाखिल हुई। आज घर में मेरे लिए सभी परेशान थे। मैं घर में सबसे बड़ी बेटी थी। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन रहती थी।
घर में पाँव रखते ही मेरी माँ गुस्से से मुझे कहने लगी, कितनी रात तक तुम ऑफिस में काम करोगी तो वापस घर कितने बजे आओगी? तुम्हें पता है ना दुनिया कितनी ख़राब है, और तुम अकेली लड़की इतनी रात को जब घर आती हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। तो आगे से तुम वक्त पर घर पर आया करोगी, नहीं तो तुम्हारा ऑफिस जाना भी हम लोग बंद कर देंगे। मैंने ये सुनते ही माँ से कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था जिसकी वजह से देरी हो गई। मैं कल से आइंदा ध्यान रखूंगी। और ये बोलकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे के अंदर पहुंचकर मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं ऋतिक को याद करने लगी कि तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन जब उठाया तो सामने से ऋतिक की आवाज़ आई। कहने लगा, घर पर सब ठीक तो है ना? मैंने कहा कि हाँ हाँ। मम्मी थोड़ा गुस्सा कर रही थी। फिर ऋतिक कहने लगा कि वह तो करेंगी ही, अकेली लड़की इतनी रात को घर जाएगी तो माता पिता तो परेशान होंगे ही ना। इसी तरह मेरी और ऋतिक की धीरे धीरे बातें भी बढ़ने लगी। मैं ऋतिक को चाहने लगी थी। अब मैं अक्सर ऑफिस गाड़ी लेकर नहीं जाती। अब मुझे ऑफिस से घर ऋतिक ही ड्रॉप करता। मेरी और ऋतिक की अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हम दोनों की चाहत अब बेपनाह हो गई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम दोनों एक दूसरे से रात भर फ़ोन पर बातें करते, लेकिन अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे से अपना प्यार इजहार नहीं किया था। फिर एक दिन ऋतिक मुझे कहने लगा कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना, आज हम कहीं घूमने चलते हैं। यह सुनते ही मैंने उसे हाँ में जवाब दिया और जब मैं बाहर आई तो ऋतिक मुझे अपने साथ एक फार्म हाउस में ले गया। फार्म हाउस के अंदर दाखिल होते ही मैं चौंक गई थी। पूरा फार्म हाउस बहुत अच्छे से सजाया गया था। फिर ऋतिक ने मुझे एक अंगूठी निकाल कर प्रपोज किया और अपने प्यार का इजहार किया। ऋतिक मुझे कहने लगा कि सुहाना, मैं तुम्हें पहली नज़र में अपना दिल दे चुका हूँ और अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। यह सुनते ही मैंने तुरंत ऋतिक को अपने सीने से लगा लिया। ऋतिक के सीने से लगते ही मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया हुआ था। फार्म हाउस में हम दोनों सिर्फ अकेले थे और फिर हम दोनों में नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे में पूरे तरीके से डूब चुके थे। मैं ऋतिक के लिए पूरा पागल हो चुकी थी। ऋतिक मुझे मेरी ज़िंदगी में एक हीरो की तरह लगता था जिसने मुझे गुंडों से बचाया था। ऋतिक की मोहब्बत में अंधी हो गई कि वह मैंने सारे कदम उठा लिए जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं किए थे। मैंने बिना शादी के ऋतिक के साथ वह सब भी कर लिया। ऋतिक ने काफ़ी घंटे तक मेरे शरीर की गर्माहट को ठंडा किया था। ये सब होने के बाद मैं ऋतिक से कहा, मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें। ये सुनते ही ऋतिक मुझे कहने लगा कि तुम चाहो तो मैं आज ही तुमसे शादी कर लेता हूँ। फिर मैं ऋतिक को कहा कि चलो आज हम दोनों मंदिर चलते हैं और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं और फिर घर वालों को बता देंगे। लेकिन ऋतिक ने मंदिर जाने से इनकार कर दिया था। वह मुझे कहने लगा, तुम्हें संदूर पहनाने से और मंगलसूत्र पहनाने से ही तुम आज ही पत्नी बन जाओगी मेरी, उसमें तुम्हें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऋतिक मंदिर जाने से क्यों इनकार कर रहा है, लेकिन मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। ऋतिक ने अपनी पॉकेट से एक मंगलसूत्र निकाला और एक संदूर भी निकाला और मुझे पहना दिया। मैंने पूछा कि ऋतिक, तुमने क्या पहले से ही सब कुछ इंतज़ाम करके रखा था? ऋतिक मुझे कहने लगा कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले ही सोच के रखा था कि मैं जब भी किसी लड़की से मोहब्बत करूँगा तो उसे प्रपोज के साथ साथ उसी दिन उससे शादी भी कर लूँगा। यह सुनते ही मेरी आंखों में ऋतिक के लिए मोहब्बत और बढ़ गई थी। ऋतिक मुझे कहने लगा कि अभी हम दोनों घर वालों को हम दोनों की शादी के बारे में नहीं बताएंगे। मैं जब ऋतिक से इसका कारण पूछा तो ऋतिक मुझे कहने लगा कि सुहाना, तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मेरी एंगेजमेंट पक्की कर दी थी। तब तक मुझे तुमसे मोहब्बत भी नहीं हुई थी और ना ही तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल थी। अगर अभी उनको इस बारे में पता चलेगा तो वह लोग बहुत गुस्सा होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले उस मंगनी को तोड़ दूँ और उसके कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें अपने माता पिता से खुद मिलवा दूँगा। यह बात सुनकर मैं ऋतिक को हाँ में जवाब दिया। इसी तरह हमारी मोहब्बत की दास्तां अब आगे बढ़ने लगी। मैं अक्सर ऑफिस का बोलकर घर से झूठ बोलकर जाया करती थी और ज़्यादातर वक्त ऋतिक के साथ ही बिताया करती थी। लेकिन ऋतिक की एक बात बड़ी ही अजीब थी। ऋतिक अक्सर मुझे यहाँ तो अपने पुराने फार्म हाउस में लेकर जाता या तो फिर उस जंगल में जहाँ मेरी उसकी पहली मुलाकात हुई थी। मैं जब ऋतिक पर गुस्सा करती कि तुम मेरे साथ कोई और जगह पर नहीं घूमने जाते तो अक्सर वह मुझे यह कहकर मना लेता
कि जब हम दोनों अपने घर वालों को बता देंगे तो उसके बाद बेफिक्र होकर हर जगह घूमेंगे, लेकिन अभी अगर किसी ने हम दोनों को देख लिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, शायद हम दोनों को अलग भी होना पड़ेगा। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती। इसी वजह से मैं ऋतिक की हाँ में हाँ ही मिला देती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी। अब मैं ऋतिक के साथ ही अपने सपने संजोती थी। मैं और ऋतिक अक्सर जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर भी कई घंटों तक एक दूसरे के साथ प्यार लुटाते थे। अब धीरे धीरे मैंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। अब मैं ज़्यादातर से ज़्यादा वक्त ऋतिक के साथ ही गुजारा करती थी। मैं अपनी ज़िंदगी में पूरे तरीके से बदल चुकी थी। मैं ऋतिक की मोहब्बत में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। एक दिन ऋतिक से मैंने उसके घर देखने की जिद की तो ऋतिक ने मुझे एक बहुत ही आलीशान एक बंगला भी दिखाया। ऋतिक बहुत ही एक अमीर परिवार से था, इसी वजह से मैं उसकी हर बात को चुपचाप मान लेती थी, लेकिन शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। इसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। मैं अपने होश हवास सब खो बैठी थी जब मैंने ऋतिक को सुबह उठकर फ़ोन किया और उसका फ़ोन बंद आने लगा। मैं दिन भर परेशान रहने लगी। उस दिन मैं ऑफिस भी नहीं गई थी। मम्मी पापा मुझे बार बार पूछ भी रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती और सुबह से दिन रात तक मैं ऋतिक को ही फ़ोन करती, लेकिन ऋतिक का कोई भी अता पता नहीं था। मैं दिन रात इन्हीं चीज़ों में परेशान रहती थी और ना ही किसी से बात करती थी। ऋतिक की चिंता में मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। ऋतिक कहाँ जा चुका था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। ऋतिक का नंबर बंद आए अब पूरे एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में मैंने एक अन्न का दाना भी अपने पेट में नहीं डाला था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मुझे सीधा ही हॉस्पिटल एडमिट किया गया। मैंने किसी से ना बात करती और ना ही किसी को कुछ बताती थी। मेरे माँ बाप की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। माँ बाप अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। मेरी इस हालत को देखकर वह अक्सर मुझसे रो रो कर पूछते कि बेटी आखिर तुझे ऐसा क्या हुआ जो तूने अपनी हालत ऐसी बना ली। अगर तू किसी लड़के से प्यार करती है तो हमें बता, हम उसके घर तेरे लिए रिश्ता लेकर जाएंगे। जब माँ बाप ने यह बात की तो मैं तुरंत उन्हें हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैं ऋतिक से बेपनाह प्यार करती हूँ, लेकिन उसका कई दिनों से नंबर भी बंद आ रहा है। मैं हॉस्पिटल में भी पड़े दिन रात ऋतिक का नाम लेती। अब मेरी दिमागी हालत भी पूरे तरीके से खराब हो चुकी थी। माँ बाप जब भी मुझे ऋतिक के घर का एड्रेस पूछते तो मैं उन्हें यही जिद करती कि वह भी मुझे अपने साथ ऋतिक के पास ले जाए। डॉक्टर की इजाज़त से मेरे पापा मुझे ऋतिक के घर लेकर गए, लेकिन जब हम ऋतिक के घर पहुँचे तो उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताला देकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी। मैं पागलों की तरह बगल वाले घर में दाखिल हुई और उनसे उस बंगले का पूछने लगी, तो वह मुझे कहने लगे कि यह बंगला तो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं तो अभी हाल फिलहाल ही एक हफ्ते पहले यहाँ ऋतिक के साथ आई थी और वह तो इस बंगले के अंदर भी गया था। लेकिन वह कहने लगा कि नहीं, यह बंगला तो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और इस घर में जो मालिक रहते थे वो तो कब के मर भी चुके हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी हालत अब पागलों वाली पूरी हो चुकी थी। मैं वहीं गिर कर बेहोश हो चुकी थी। पापा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जब अस्पताल में मुझे होश आई तो पापा मुझे कहने लगे कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं कहीं से भी ऋतिक का पता करके ही रहूँगा। तुम मेरी बेटी हो तो तुम चिंता मत करो। फिर पापा ने मुझे और कोई जगह के बारे में भी पूछा। मैंने ऋतिक के एक पुराने फार्म हाउस का भी एड्रेस दिया था जहाँ पर उसने मेरे साथ शादी की थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी पापा को यही पता चला कि वह फार्म हाउस भी कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। उन दिनों मेरी दिमागी हालत पूरे तरह से खराब हो चुकी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। मैं सबको यही यकीन दिलाने में कोशिश करती कि मैं ऋतिक से मोहब्बत की हूँ और ऋतिक के साथ शादी भी की हूँ कई बार और उसके फार्म हाउस में भी गई हूँ। माँ बाप मुझे हमेशा यही कहते कि ऋतिक नाम का कोई भी लड़का नहीं है। अब मुझे दिन रात ऋतिक के सपने आते। माँ बाप ने मेरे अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाया था। डॉक्टर ज़्यादातर पापा को यही कहते कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं रही है,
या तो फिर सुहाना को जिस लड़के से मोहब्बत हुई होगी वह कोई आत्मा होगी, क्योंकि सुहाना ने जो भी एड्रेस बताया था वह सही तो था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। या तो फिर सुहाना को आपको पागल खाने में एडमिट करना पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। वह डॉक्टर को ज़्यादातर यही कहते कि मेरी बेटी पागल नहीं है। उन्होंने मेरी तबीयत को ठीक करने के लिए पूरी जान लगा दी। उन्होंने मेरे दोस्त से भी ऋतिक के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी ऋतिक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर पापा ने मेरी एक बहुत ही करीब दोस्त से बात भी की। वह कहने लगा कि वह एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष बाबा को जानता है। अगर आप उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे तो शायद सुहाना ठीक हो सकती है। यह सुनकर पापा तुरंत उस बाबा के पास गए और उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। उस बाबा ने 1 महीने से लगातार मेरे ऊपर मंत्र का जाप किया था, जिससे मैं ठीक होने लगी थी। उस पंडित ने कहा कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वह मुझे लड़का मिला था वहाँ एक आत्मा रहती थी और उसी का साया मेरे पर पड़ गया था, जिसकी वजह से मेरी हालत ये हो गई थी। लेकिन अब मैं पूरी ठीक हो चुकी हूँ। पूरे 6 महीने के बाद ठीक होने के बाद मैंने ऋतिक का पता किया, लेकिन मुझे अक्सर वहाँ पर कुछ सुराग नहीं मिले। मैंने भी मान लिया था कि मैं ही शायद एक आत्मा से मोहब्बत कर चुकी थी। फिर मेरे दोस्त ने मेरी शादी के लिए मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांग लिया। मैं अपने माँ बाप को और दुखी नहीं करना चाहती थी। माँ ने मुझे यही कहा कि तुम सोहम से शादी कर लो, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है और हम चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और बीते हुए पलों को भुला दो। माँ बाप की बात सुनकर मैंने भी सोहम से शादी करने के लिए हाँ कर दी और कुछ दिनों के अंदर ही मेरी सोहम के साथ शादी भी हो गई। सोहम ने मुझे ठीक करने में और पुराने वक्त को भूल जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी की थी और मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।